चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय 6 जो कि जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजना जो कि जितने भी भारत में बने हैं उसको हम पढ़ेंगे। जो नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एनसीईआरटी का लिंक दिया हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं। अगर आपको साइंस में चाहिए, मान लीजिए जैसे 10 बजे मॉक टेस्ट चला रहे हैं तो उसमें आपको मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ तक कि बिहार एसएससी सभी चीज़ों का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है। अगर और भी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैनल को भी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे वही चीज़ दिया जाएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेयर होगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है? अब चलिए हम शुरू करते हैं आपका ये 6 अध्याय का पहला क्वेश्चन, जो कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। समझ गए? ये हो गए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अब इससे फ़ायदा तो ये लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फैला हुआ कहाँ है, बना कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। तो आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो हम बोलेंगे गुजरात राज्य में। अच्छा, गुजरात राज्य में है तो नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, वहीं पे बनाया गया है। इसके सरदार सरोवर परियोजना से इससे फ़ायदा कौन-कौन उठाता है? तो गुजरात तो उठाएगा, राजस्थान भी उठाते हैं, महाराष्ट्र भी और मध्य प्रदेश भी इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं और फ़ायदे उठाते हैं, सिंचाई के मामले में हो या विद्युत के मामले में। और जान लीजिए, सिंचाई की दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा देखें, तो इस परियोजना मतलब सरदार सरोवर बांध से सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई की दृष्टि से देखिएगा, तो सर्वाधिक लाभ हमारा गुजरात उठाता है। और कितने लाख हेक्टेयर में फ़ायदा उठाता है? तो 17.92 लाख हेक्टेयर में फ़ायदा उठाता है, सिंचाई की दृष्टि से। ठीक है, विद्युत तो सभी को मिल रहा है, सिंचाई भी करने के लिए पानी सबको मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंचाई का फ़ायदा गुजरात गुजरात उठाता है। जबकि उत्पादित विद्युत की अगर बात करें, तो सर्वाधिक लाभ हमारा मध्य प्रदेश मतलब एमपी उठाता है विद्युत उत्पादन में। कितना? 57%। सोचिए, सबसे ज़्यादा ये सरदार सरोवर बांध से फ़ायदा उठाता है एमपी विद्युत के मामले में। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे भाखड़ा बांध बना है हिमाचल प्रदेश में और नागल नागल बांध है पंजाब में, लेकिन दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों में हो जाते हैं। समझ गए? संयुक्त है। तो इसका अगर देखा जाए कि संयुक्त परियोजना है तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है और पंजाब में नागल है। तो इसमें अगर एचपी भी दे देता तो चलता, लेकिन एचपी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है? यहाँ पे राजस्थान ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान इसका फ़ायदा उठाता है, ये ध्यान रखना है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे एक और हिमाचल प्रदेश था तो चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा उठाने की बात हो संयुक्त परियोजना का, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने क्लियर कर दिया, अब कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। तो देखिए, क्या है कि सी में है आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, लेकिन राजस्थान गायब कर दिया है। ठीक है? हिमाचल प्रदेश अगर गायब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान गायब नहीं होना चाहिए। तो सुनिए, भाखड़ा नागल बांध की बात करते हैं, तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मतलब इसका फ़ायदा उठाता है हमारा इत 3 राज्य सबसे ज़्यादा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो है ही, तो वो तो अलग बात है। जो हिमाचल प्रदेश भाखड़ा एवं पंजाब नागल सतलुज नदी पर स्थित है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो भाखड़ा बांध है और पंजाब में जो नागल बांध है, वो याद रखिएगा सतलुज नदी पर स्थित है। और यही दोनों मिलकर संयुक्त बांध बनते हैं, संयुक्त परियोजना के तहत बनते हैं और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को फ़ायदा देता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भाखड़ा अगर दे दे तो होता है। और स्पेशली पूछे कि कहाँ बना है तब इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो ये नहीं पूछा, संयुक्त परियोजना बताया। संयुक्त परियोजना मतलब इसमें लाभ कौन-कौन उठा सकता है, इससे जुड़ा कौन-कौन है? तो हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बार-बार मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप याद कर लें, गलती ना करके आएँ। ठीक है, समझ गए? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब में जो है सतलुज नदी पर स्थित है ये हमारा भाखड़ा नागल बांध। इस बांध के पीछे, किस बांध के? भाखड़ा नागल बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। क्या स्थित है? गोविंद सागर झील स्थित है।
कौन से बांध पर? भाखड़ा नागल बांध के पीछे बना हुआ है। भूकंपीय क्षेत्र है, सोचिए भाखड़ा नागल जो बांध बना है वो भूकंपीय क्षेत्र है, लेकिन भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। समझ गए? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध माना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे। तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है मैथन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बताइएगा। मैथन हो गया, बेल पहाड़ी हो गया, तिलैया बांध हो गया, किस नदी पर बनाया गया है? तो हम जानते हैं बराकर नदी पर बनाया गया है। अब बराकर नदी किसका सहायक नदी है? तो दामोदर नदी का सहायक नदी है ना? अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सुनिए, मैथन हो गया, बेल पहाड़ी हो गया और तिलैया बांध, ये तीनों जो बांध हैं, इसका निर्माण जो है दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर की गई है। समझ गए? तो बराकर नदी पर किया गया है। इन बांधों का निर्माण, किन बांधों का? मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। प्रथम चरण मतलब पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। वो भी दामोदर नदी घाटी परियोजना चला था ना जवाहरलाल नेहरू के समय, उसमें किया गया था। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। समझ गए? तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप में। अब ऐसा बात है तो चलिए जानते हैं। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा द्वीप समूह में है। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना है। और ये द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो कलपोंग जो जल विद्युत परियोजना है अंडमान निकोबार द्वीप की प्रथम जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। तो आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए, तो बताइएगा कलपोंग जल विद्युत परियोजना। और भी है। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण की अगर बात करें किसका? कलपोंग जल विद्युत परियोजना का, तो कलपोंग नदी पर ही किया गया है, ये जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये जल विद्युत परियोजना है तो मेगावाट क्षमता, कितना भी मेगावाट क्षमता से वो देगा बिजली। तो याद रखिएगा 5.25 मेगावाट मतलब 5.25 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना, कौन परियोजना? कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। एकमात्र जल विद्युत परियोजना यही है और प्रथम भी है। क्लियर हो गया? चलिए, पांचवा प्रश्न क्या है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी, ब्यास नदी पर। कहाँ पे? ब्यास नदी पर। अब ब्यास नदी पर बनाया गया तो सुनिए, तो देखिए पोंग बांध की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में ब्यास नदी पर स्थित है। तो हम जान गए कि पोंग नदी आगे तो किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध। तो ये पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर बनाया गया है। और कहाँ है? किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। और हिमाचल प्रदेश के कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट के तरफ बनाया गया है। समझ गए? अब देखिए इस बांध द्वारा, किस बांध द्वारा? पोंग बांध द्वारा निर्मित जलाशय को ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है? किस डैम के नाम से जानते हैं? ब्यास डैम के नाम से जानते हैं। ठीक है? इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। समझ गए? तो ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के जल का अगर उपयोग की बात करें तो सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। तो सिंचाई और जल विद्युत के लिए लगभग किया ही जाता है। कुछ ही ऐसा डैम है जो कि पीने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? इस बांध द्वारा, पोंग बांध द्वारा निर्मित झील, एक याद रखिएगा पोंग बांध द्वारा एक निर्मित झील भी हुआ था। जैसे हमारा ऊपर आप पढ़े गोविंद सागर झील के बारे में, उसी तरह यहाँ भी पोंग बांध से हुआ है। तो ये है महाराणा प्रताप सागर जो कि पोंग बांध के द्वारा निर्मित हुआ है, ये जान लीजिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि वन्यजीव अभयारण्य और आर्द्रभूमि भी है। छठा प्रश्न क्या है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो कल्पसर परियोजना जो अवस्थित है मीठे पानी की, वो कहाँ है? तो हम मानेंगे गुजरात में है, क्योंकि गुजरात में ही है कल्पसर परियोजना। अब कल्पसर परियोजना की बात हो रही है तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए कल्पसर परियोजना के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसमें सिंचाई तो आप इम्पोर्टेंट है ही, पीने का पानी के लिए इम्पोर्टेंट है, एवं औद्योगिक उद्योगों की पूर्ति के लिए यह जो है एक विशाल
तटीय जलाशय का निर्माण करने का प्रावधान है। अब ये तो मैंने पढ़ लिया, अब हमें याद करना है, तो कैसे? तो सुन लीजिए। कल्पसर परियोजना जो है, सबसे बड़ी बात किस लिए बनाया गया? कोई तो वजह होगा, तो वजह यही था कि सिंचाई के लिए बनाया गया। पीने का पानी के लिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीने के पानी के लिए कल्पसर परियोजना बनाया गया और औद्योगिक उद्योगों की पूर्ति के लिए, जो भी औद्योगिक बनते थे उसके पूर्ति के लिए ये कल्पसर परियोजना बनाया गया। और ये पता है विशाल तटीय जलाशय है, मतलब मीठे पानी का जलाशय बोलते हैं, मीठे पानी का क्षेत्र है वो, और इसका निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। तो निर्माण किया गया है, डायरेक्ट बात यही है। आगे बात करते हैं, तो और सवाल क्या बनता है कि इस परियोजना के अंतर्गत, कौन से परियोजना? कल्पसर परियोजना के अंतर्गत जो है खंबात की खाड़ी कहाँ? गुजरात की बात हो रही है, उसी क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है? इस समीप जो है 30 किमी लंबी एक बांध बनाने का योजना है। मतलब 30 किमी लंबी एक बांध बनाने का योजना है, किस? कल्पसर परियोजना के अंतर्गत। कहाँ? खंबात की खाड़ी के समीप में। कितनी? अभी बना नहीं, बनने का जो है 30 किमी लंबी बनाने का बात कही गई है। ठीक है, काम लगा हुआ है, जिससे जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाए। सोचिए, खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में है, और गुजरात के समीप में अगर बात बोला जाए, खंबात की खाड़ी के समीप अगर देखा जाए तो 30 किमी लंबी एक बांध बनाने का योजना है। ये योजना बनाने का क्यों है? तो ये बनाने का इसलिए है क्योंकि इसमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, देखिए 7वें प्रश्न की बात करें तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में अगर सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत बोले तो हम बोलेंगे सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। क्यों सर आर्थर कॉटन को माना जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे काम दक्षिण में किए थे, दक्षिण भारत में किए थे। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा, ठीक है? और तो चलिए कैसे, तो देखिए ब्रिटिश जर्नल था, ब्रिटिश जर्नल एवं सिंचाई अभियंता, मतलब सिंचाई का इंजीनियर कहिए, अभियंता मतलब इंजीनियर। तो ब्रिटिश जर्नल एवं सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। हम ये पढ़ गए, तो आपसे पूछ दे डायरेक्ट कि सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कौन है, तो हम बताएंगे सर आर्थर कॉटन है, कॉटन ऐसे बोलते हैं, ठीक है? और ये क्या थे? सिंचाई अभियंता थे, सिंचाई इंजीनियर थे, अब ब्रिटिश जर्नल भी थे, कि हम मान गए। अब बात करते हैं कि भाई ये अग्रदूत माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं? सवाल बनता है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में, कहाँ? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धवलेश्वर बांध और कुर्नूल कुडप्पा नहर का निर्माण करवाए थे। तो आगे सवाल ये नहीं पढ़िए कि आप निर्माण करा के दक्षिण भारत राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिए, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है क्योंकि वो दक्षिण भारत के फेमस क्यों हुए, क्यों कहे गए अग्रदूत? तो अग्रदूत इसलिए कहे गए क्योंकि वो काम किए, प्रकाश बैराज बनवाए, धलेश्वर बांध बनवाए और कुर्नूल कुडप्पा नहर का निर्माण करवाए थे। समझ गए? इसलिए सम्मान दिया जाता है सर आर्थर कॉटन को, क्योंकि इसलिए करवाए थे क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान रहे, मतलब सिंचाई में अच्छी व्यवस्था हो सके, कृषि पे विकसित हो सके, साउथ इंडिया पे ध्यान इसलिए दिए, और ये देने के कारण इन्हें याद रखिएगा अग्रदूत माना जाता है, और ये महत्वपूर्ण योगदान देने का काम सर आर्थर कॉटन को ही जाता है। इसलिए जो लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण योगदान दिए, तो योगदान दिए थे प्रकाशम बैराज बना के, धवेलेश्वर बांध बना के, कुर्नूल कुडप्पा नहर बना के ये काम किए थे, याद रखिएगा। इसलिए इनको बोला जाता है सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसलिए अग्रदूत है। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, और जहां पे त्रुटि लगे क्षमा चाहते हैं। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है, ऑप्शन नंबर सी हरिके बैराज है। क्या है? हरिके बैराज है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है हरिके बैराज है। तो अब जानिए, हरिके बैराज के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। ठीक है, किसका होता है? तो सुन लीजिए, हरिके बैराज के निकट एक ब्यास है,
एवं सतलज नदी है, ये दोनों के संगम पर क्या बना है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है, इंदिरा गांधी नहर निकली है। ठीक है, एक और नदी मिलकर करेगी, यहाँ पे ब्यास और सतलज है, तो ये नहीं समझिएगा, रावी नदी का भी भूमिका है, इसका पानी आता है। इस नहर को सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है। सोचिए, ब्यास और सतलज के संगम पर ये इंदिरा गांधी नहर निकली है, ठीक है? उद्गम हुआ है। लेकिन इसका पानी आपको रावी नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी का मिलता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? जिससे क्या होता है कि पश्चिमी जो राजस्थान में जो है मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान मतलब वेस्ट वाले जो राजस्थान है, उधर इसको फ़ायदा होता है, पानी से सिंचाई का फ़ायदा उठाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ें। अब 9वें प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या है कि रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध है। तो रावी नदी पर निर्मित, अब बताइए कौन-सा बांध है भाई? बहुउद्देशीय बांध। तो वो है हमारा रंजीत सागर बांध है। तो रावी नदी, रंजीत सागर, र से रावी, र से रंजीत सागर बांध, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब ऐसे याद करना है तो चलिए जानते हैं। तो रंजीत सागर बांध जो है पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। कहाँ है? रावी नदी पर स्थित है। समझ गए? तो रंजीत सागर बांध जो है पंजाब के पठानकोट जिले रावी नदी के पास स्थित है। इसे जो है थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा कि रंजीत सागर बांध किस नाम से जाना जाता है? तो थीन बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो रावी नदी पे बनाया गया है। और ये कहाँ है? तो पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित रावी नदी जो है वहाँ पे है। वहाँ बनाया गया है और थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का, कौन सी परियोजना? रंजीत सागर बांध परियोजना, जिसका नाम थीन नाम से भी जाना जाता है। इसका फ़ायदा जो है उठाता है हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जेके, एचपी और पी पंजाब इसके लाभ उठाते हैं, इस पानी का फ़ायदा उठाता है, याद रखना है। चलिए, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है? 10वां प्रश्न क्या है कि गिरना, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना जैसे ही आपको याद आए, तो आप ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, महाराष्ट्र, एमएच लगा दीजिएगा, ठीक है? अब महाराष्ट्र में है तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, गिरना परियोजना जो है सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित परियोजना है। तो गिरना परियोजना जो है सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित ये परियोजना है, ये जान लीजिए। यह परियोजना मतलब गिरना परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित माले गांव के समीप गिरना नदी पर स्थित है। तो इतना जान लीजिए कि गिरना परियोजना जो है सिंचाई और जल विद्युत पर आधारित है, इसीलिए बना था। और गिरना परियोजना जो है सबसे पहली बात कि किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। अब महाराष्ट्र राज्य में है तो महाराष्ट्र राष्ट्र के कोई भी तो जिला होगा, तो नासिक जिला तो फेमस है। नासिक जिला में स्थित कौन सी नदी? तो गिरनार नदी ही है। और नासिक जिला के गांव में माले गांव के समीप एक गिरनार नदी है, उस पे स्थित है ये। इतना जान लीजिए, गांव का भी नाम जान लीजिए, माले गांव। अब 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये सम्मिलित हमारा कौन सा नहीं है? देखिए, हीराकुंड उड़ीसा एकदम ही उड़ीसा में ही है। मेट्टूर केरल नहीं है, मेट्टूर नहीं तमिलनाडु है, टीएम है तमिलनाडु, यही तो गलत है क्योंकि अलमट्टी कर्नाटक, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश हम जानते हैं। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं। तो सुनिए, मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु राज्य में धर्मपुरी जिले में जो है कावेरी नदी पर स्थित है। तो मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन से जिले में? धर्मपुर जिले में स्थित है। ये हो गया। इस बांध को मतलब मेट्टूर बांध को स्टेनली जो है स्टेनली स्टेनली जलाशय के नाम से जाना जाता है। स्टेनली जलाशय के नाम से जानते हैं, स्टेनली जलाशय के नाम से जानते हैं। याद हुआ? याद होगा, फन किए, सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं 12वां प्रश्न। चलिए, ये 12वां प्रश्न आपके पास है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? अब चंबल नदी पे तो बहुत सारे बांध बने हैं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है चंबल नदी का। तो चंबल नदी का अगर निर्माण की अगर बात करें, तो इस बांध का निर्माण जो है निर्मित हुआ था, तो उसका बताइए कौन-सा हुआ है? तो वो हुआ है गांधी सागर बांध।
ठीक है, गांधी सागर भी है, जवाहर सागर बांध भी है और राणा प्रताप सागर बांध इसी चंबल नदी पर हुआ है। कैसे? तो हम चलिए दिखा देते हैं। तो सुनिए, चंबल परियोजना जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है, मतलब संयुक्त बना हुआ बांध है। इसी परियोजना से मतलब ये जो चंबल परियोजना चला है, ये इस परियोजना से क्या हुआ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश तो इस चंबल नदी से फ़ायदा उठाता है। तो इसी को दोनों को फ़ायदा के लिए ये बनाया गया था, ये परियोजना चलाया गया था, जो कि चंबल नदी पर स्थित है और चंबल नदी पर ही बना था। ठीक है? इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ है पता है? चंबल परियोजना जो चला है, इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में और 3 बांधों को जो है बनाया गया है। 3 चरणों में बाँट दिया है और 3 चरण को 3 बाँध बनाए गए हैं इसी चंबल नदी पे। तो कौन-कौन? तो आगे तो गांधी सागर बांध बनाया गया है जो कि सवाल के हिसाब से, जो कि एमपी में बनाए हैं। एमपी इसका फ़ायदा उठाता है गांधी सागर बांध का, क्योंकि गांधी सागर बांध जो बना है चंबल नदी पे वो एमपी में बना है। अगर बात करें राणा प्रताप सागर बांध की बात करें, तो ये जो है राजस्थान में बना हुआ है और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में बना हुआ बांध है, इसलिए राजस्थान इसका फ़ायदा उठाता है। तो ये चंबल नदी पे ही बना हुआ है और एक है तीसरा नंबर पे जवाहर सागर बांध, जो कि राजस्थान में है और राजस्थान में बना हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी पे ही बना हुआ है और राजस्थान का ही इसका फ़ायदा उठाता है, याद रखना है। तो 3 चरणों में 3 बांध बनाए गए हैं, इसका निर्माण किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए, 13वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित बांधों ठीक है, 13वां प्रश्न की हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से जो है कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर एवं गंगा जो है सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नागार्जुन सागर एवं गंगा जो है सुमेलित नहीं है। अब चलिए हम जानते हैं, तो सुनिए। नागार्जुन सागर बांध की अगर बात करें, तो आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पे है? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। इस बांध द्वारा निर्मित झील की अगर बात करें, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। समझ गए? नागार्जुन सागर, जैसे ही नागार्जुन की बात हो मतलब अर्जुन की बात हो, तो हम जान जाएँगे कि भाई वो कृष्णा नदी पे ही बनेगा, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन भाई साथ-साथ रहेंगे। ठीक है? तो अर्जुन सागर बांध मतलब कृष्णा नदी पे ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। और ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। तो महाभारत देखे होंगे, आंध्र आंध्र है, अंधा कौन थे महाभारत में बताइएगा? ऐसे ही जोड़ सकते हैं आप। तो इसलिए आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, जोक कर रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा। इस बांध से निर्मित झील की बात करें, तो नागार्जुन सागर से जो बना एक झील है, उस झील जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित झील है, तीसरी, याद रखना है। ठीक है? अब पहला और दूसरा बताइए कौन है? ज़रूर बताइएगा, बहुत फेमस है। गांधी सागर परियोजना अगर बात करें, तो चंबल नदी पर स्थित मध्य प्रदेश में है, जो कि हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। ये है जय कवाड़ी परियोजना। जय कवाड़ी परियोजना जैसे ही शब्द आएगा तो गोदावरी नदी को याद रखेंगे। गोदावरी नदी याद रखेंगे तो महाराष्ट्र को याद रखिएगा। तो आगे तो सवाल हो गया कि जय कवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी पर स्थित है। ये हो गया। और बात कर रहे हैं तो देखिए टिहरी बांध की अगर बात करें, टिहरी परियोजना की बात करें तो टिहरी बांध जैसे ही याद हो तो हम याद रखेंगे कि भाई उत्तराखंड राज्य को याद रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि उत्तराखंड राज्य में है, सिंपल बात। और उत्तराखंड राज्य में है तो भाई भागीरथी पे ही तो बनेगा, क्योंकि भागीरथी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो याद रखना है कि टिहरी बांध जो है या टिहरी परियोजना जो कहते हैं हम लोग, वो हमारे उत्तराखंड राज्य में है और ये भागीरथी नदी पर अवस्थित है, स्थित है। क्लियर हो गए? चलिए। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे ऊँचा गुरुत्व बांध कौन-सा है? तो विश्व का सबसे ऊँचा गुरुत्व बांध की अगर बात करें कौन-सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा बांध है। कौन-सा है? भाखड़ा बांध है। ठीक है। चलिए भाखड़ा बांध की बात करते हैं। तो भाखड़ा बांध की अगर बात करें तो सुनिए, विश्व का सबसे गुरुत्व बांध जो है, भारत में पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा बांध है। क्या है? भाखड़ा बांध है। तो विश्व का सबसे ऊँचा गुरुत्व बांध की अगर बात करेंगे, तो वो हमारे पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है और ये भाखड़ा बांध है। ठीक है? तो विश्व का सबसे ऊँचा अगर पूछेगा आपसे,
तो आप बताइएगा भाई भाखड़ा बाँध है, जो कि पंजाब राज्य में है और वो सतलुज नदी पर है, हम जानते हैं। और ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पंजाब दे दिया तो ये इसका मतलब नहीं कि गलत हो गया। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी देगा तो भी सही होगा, पंजाब भी देगा तो भी, क्योंकि भाखड़ नागल जो है संयुक्त परियोजना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसकी अगर ऊँचाई की बात करें तो 216 मीटर, लंबाई अगर पूछे तो 518 मीटर है, समझ गए? लंबाई इसका 518 मीटर, ऊँचाई 216 मीटर। तो इस बांध द्वारा गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। तो आपसे पूछता ही है कि भाखड़ नागल जो बांध था, वो बताइए इससे क्या बना है? इसके पीछे क्या बना हुआ है? तो एक सागर बना हुआ है, मतलब झील बना हुआ है, जलाशय मतलब झील, जो कि गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कृत्रिम गोविंद सागर झील है कि नहीं? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। 15वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड जैसे शब्द आए महानदी, महानदी मतलब उड़ीसा, मतलब हीराकुंड उड़ीसा, ऐसे याद रखिए। अब चलिए जानते हैं। तो सुनिए, हीराकुंड बांध अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य में कौन सा संबलपुर के पास महानदी पर स्थित है? याद रखिएगा। तो अगर आपको हीराकुंड बांध देखने का मन कर रहा है तो सबसे पहले आप उड़ीसा चले जाइए। उड़ीसा जैसे ही पहुँचिएगा तो उड़ीसा में जाइएगा तो संबलपुर जगह पे पहुँच जाइएगा, क्षेत्र में पहुँचिएगा। जैसे ही संबलपुर पहुँचिएगा उसी जगह आपको महानदी है और महानदी पर ही स्थित है हीराकुंड बांध। बस आपको दिख जाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया, याद हो गया होगा। हीराकुंड जैसे ही बांध की बात होगी तो यह विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। कितना? सबसे लंबा माना जाता है, 25.8 किमी माना जाता है, मीटर नहीं किमी में। समझ गए? तो ये आप जान जाइए। तो इस बांध की कुल लंबाई बोले तो हम बताएँगे 25.8 किमी है हीराकुंड बांध की लंबाई। क्लियर हो गए। और बात करें तो इस बांध से 3 नहरें निकली है या निकाली गई है। निकली है, निकाली गई है, आप बोल सकते हैं। तो हीराकुंड बांध से 3 नहरें निकाली गई है। कौन-कौन? तो याद रखिएगा, बोरागढ़ नहर है और शासन शासन नहर है और संबलपुर नहर है। तो ये 3 नहर निकाला गया है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। यह परियोजना मतलब हीराकुंड जो बांध है, परियोजना है, ये राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। तो हीराकुंड बांध से क्या हुआ? क्या फ़ायदा है? तो ये राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा में, उसको विद्युत प्रदान करता है, बिजली प्रदान करता है। ठीक है? तो आगे तो एक सवाल बना कि राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है, ये बताइए किसने मदद की थी ब्रिटिश सरकार की, कोई और? रूस ने मदद किया था कि कोई और मदद किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़ा सवाल है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पूछता है। ठीक है? तो ज़रूर बताइएगा। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं बताऊँगा बाद में। चलिए 16वां प्रश्न की बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन-सी है? बताइए। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन-सी है? तो ये है हमारा गंगा नहर है। कौन-सी है? गंगा नहर है। ये ज़रूर ध्यान रखना है। गंगा नहर है तो सुनिए। गंगा नहर जो है हमारा पंजाब में फिरोजपुर के समीप जो है सतलुज से निकलती है। समझ गए? तो गंगा नहर जो है पंजाब में फिरोजपुर के समीप सतलुज नदी है, वहाँ से निकलती है। ये क्लियर हो गए? यह जो है विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर प्रणालियों में से एक है। समझ गए? तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे पुरानी है एवं विकसित नहर माना जाता है गंगा नहर। क्योंकि गंगा नहर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण करवाए थे महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। तो कौन करवाए थे भाई? तो गंगा सिंह करवाए थे, महाराजा थे गंगा सिंह थे। कहाँ के महाराजा थे? बीकानेर के तत्कालीन महाराजा थे। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। याद हुआ कि नहीं? भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। गंगा नहर जैसे ही आए सबसे प्राचीन बता दीजिएगा, मतलब पुराना और विकसित नहर है। 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो नहर परियोजना और एक अवस्थित है। इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, यही तो गलत है और यही गलत है तो यही सही भी है। क्यों? क्योंकि जवाई परियोजना जो है ये परियोजना हमारा जवाई नदी पर ही है और ये हमारा राजस्थान में है, तमिलनाडु में नहीं है। क्लियर हो गए? चलिए, आगे में है और ये जो
घाट प्रभा नहर है परियोजना जो है कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना जो है गुजरात में है और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। तो देखिए, आगे तो जान लीजिए जवाई परियोजना जो है हमारा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है तो जवाई नदी पर ही है। जवाई नदी पर है तो लूनी की सहायक नदी मानी जाती है जवाई नदी। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो इससे ही संबंधित है। इतना क्लियर हो गया। इसका निर्माण की अगर बात करें, किसका निर्माण? जवाई परियोजना का निर्माण। इसका निर्माण मतलब जवाई परियोजना का निर्माण। जवाई परियोजना का निर्माण जो है जोधपुर रियासत के महाराज उमेद सिंह ने करवाया था। कौन करवाए थे? उमेद सिंह करवाए थे। उमेद सिंह क्या थे? महाराज थे। कहाँ के? जोधपुर रियासत के। और जोधपुर रियासत के महाराज थे, इसलिए उन्होंने क्या निर्माण करवाया? जवाई परियोजना का निर्माण करवाया। ठीक है, ये हम जान गए। और यह जो है, कौन है यह? जवाई परियोजना राजस्थान के जोधपुर एवं पाली जिले में, जोधपुर एवं पाली जिले में पेयजल एवं सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। समझ गए? जोधपुर जाइएगा और पाली जाइएगा ना, तो यही जवाई परियोजना आपको दिखेगा। इसी से जल मिलता है पीने वाला और सिंचाई की व्यवस्था की गई है। क्लियर हो गए? अब चलते हैं एक्स्ट्रा जो ऑप्शन में था उसको हम पढ़ते हैं। तो उकाई नहर परियोजना की अगर बात करते हैं तो ये ताप्ती नदी पर उकाई बांध बनाकर निकाली गई है। तो ताप्ती नदी पर बनाई गई है उकाई नहर। याद किया, और कहाँ था? जीटी में। जीटी मतलब गुजरात में, है ना? तो उकाई नहर जो है परियोजना जो है ताप्ती नदी पर उकाई बांध बनाई गई। ताप्ती नदी पर उकाई बांध बनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया। यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। कौन? उकाई बांध, जो कि हम जानते हैं ताप्ती नदी पर बनाया गया। और ध्यान रखना है सरदार सरोवर जो है नर्मदा, सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात का सबसे बड़ा जलाशय है। सोचिए, दूसरा हमारा हो गया उकाई बांध जो कि सबसे बड़ा जलाशय है, और एक गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध हम पढ़े थे जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है, ये सबसे बड़ा है। याद रखना है गुजरात का। नीरा नहर परियोजना की अगर बात करें, नीरा नहर परियोजना जो कि हम ऊपर पढ़े, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है तो किस नदी पर है? तो कृष्णा की सहायक नीरा नदी पर है बनाया हुआ। तो नीरा नहर जो है परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कृष्णा नदी का एक सहायक नदी नीरा नदी, उसी पर बनाया गया है, तो हम जानते हैं। अब घाट प्रभा परियोजना की अगर बात करें, घाट प्रभा परियोजना की बात करें तो घाट प्रभा जैसे ही आए तो कर्नाटक याद रखिएगा। ठीक है, और कर्नाटक में कृष्णा की सहायक नदी है घाट प्रभा नदी, ही उसी पर अवस्थित है। तो कृष्णा की सहायक नदी दो हो गए, नीरा नदी भी सहायक नदी है कृष्णा का, एक घाट प्रभा नदी भी है, याद रखना है। क्लियर हो गया? 18वां प्रश्न है बकिंघम नहर स्थित है। तो बकिंघम नहर स्थित है कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोरमंडल तट पर अवस्थित है। किस पे? कोरमंडल तट पर जो है स्थित है, अवस्थित है, जो कहिए। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, बकिंघम नहर बात करें तो 400 किमी लंबी खारे पानी की नेविगेशन नहर है। सोचिए, 420 किमी लंबी खारे पानी की ये बनाया गया है बकिंघम नहर, याद रखिएगा। और यह जो है कोरमंडल तट के, कौन? बकिंघम नहर जो है कोरमंडल तट के समानांतर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लेकर, ठीक है, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक विस्तृत है, इसलिए नेविगेशन कहा गया, संयुक्त है। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। तो बकिंघम जो है आंध्र प्रदेश से शुरू होता है, मतलब आंध्र प्रदेश से विजयवाड़ा से लेकर आपको तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले तक विस्तृत माना गया है। समझ गए? चलिए, 19वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा ड्रिप सिंचाई का लाभ नहीं है? ड्रिप सिंचाई का लाभ नहीं है मतलब देखिए, खरपतवार में कमी, ये ड्रिप सिंचाई का ही है। मृदा लवणता में कमी, ये भी ड्रिप सिंचाई का है। मृदा अपरदन में कमी, ये भी ड्रिप सिंचाई का है। इसमें डी आंसर थोड़ा सा गलत है, बी होगा आंसर। ठीक है, मृदा लवणता में कमी मतलब मृदा लवणता की समस्या में वृद्धि हो गई है। समझ गए? कमी हो गई मतलब समस्या में वृद्धि हो गई है, कमी तो हो गई है मतलब वृद्धि में समस्या में कमी हो गई है। आगे पढ़ लेते हैं, हम इसका आंसर क्लियर करते हैं आपको। देखिए, केंद्रीय जल आयोग की जो है भारत में ड्रिप सिंचाई पर जो है स्टेट रिपोर्ट के अनुसार जो है ड्रिप सिंचाई से मृदा लवणता की समस्या में वृद्धि हुई है, याद रखना है। ये बताया गया है स्टेट रिपोर्ट के अनुसार ड्रिप सिंचाई से। ठीक है, ड्रिप सिंचाई से क्या हुआ कि मृदा की लवणता जो होती है उसमें समस्या में वृद्धि हो गई है, कमी नहीं हुई है, समस्या हो गई। और ये इसीलिए समस्या हो गई है यहाँ पे, अगर यही तो गलत है क्योंकि समस्या पैदा हो गई है ड्रिप सिंचाई से। समझ गए? कमी नहीं हुई है, बढ़ गया है। और
ये ध्यान रखना है। तो इसलिए बी होगा, डी नहीं होगा, ये थोड़ा-सा प्रिंट गलत हो गया, ठीक है? और सुनिए, जबकि जल बचत, श्रम बचत, विद्युत बचत, खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी, उर्वरक क्षमता में वृद्धि इत्यादि लाभ हुए हैं। बस एक ही है, मृदा लवणता में कमी नहीं होकर समस्या में वृद्धि हो गई है। बस इतना ही जानना है। तो इसका जो है और सभी चीज़ों में बढ़ा है, याद रखिएगा। पौधे की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, इससे कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपका बी जो है गलत होगा, डी यहाँ पे देखिए। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो चंबल घाटी योजना से संबंधित कौन-सा नहीं है? तो ये हमारा 3 और 4 नहीं है, गोविंद सागर और हमारा चौथा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है नहीं है चंबल घाटी से। गांधी सागर और जवाहर सागर तो है ही, हम जानते ही हैं। और यही हुआ 3 और 4 सही होगा, क्योंकि गोविंद सागर तो आप जानते हैं और गोविंद बल्लभ पंत सागर भी जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे, सुनिए। तो याद रखिएगा, बांध जो है और संबंधित नदियाँ हैं, तो गोविंद सागर की बात करेंगे तो हम हिमाचल प्रदेश को याद रखेंगे, और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। ये हो गया। बल्लभ पंत की अगर बात करें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में है तो रिहांद नदी पर ये बनाया गया बांध है, याद रखना है। गांधी सागर की बात करेंगे तो एमपी में है, और एमपी में है तो चंबल नदी पे है, ये इतना बार पढ़े हैं कि आपको याद होगा। और राणा प्रताप सागर भी हमारा राजस्थान में है, और ये चंबल नदी पे ही बनाया गया है। और एक जवाहर सागर है जो कि राजस्थान में ही है, और ये चंबल नदी पर ही बनाया गया है, और चंबल नदी से ही संबंधित है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत हैं और एक गोविंद सागर है। तो ये हिमाचल प्रदेश हैं, और पंत जी उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि रिहांद नदी पर हैं, और ये सतलज नदी पर हैं। ऐसे याद कर लिए, मतलब समझिए कि ये हमारे जीवन का जुड़ा हुआ बात है। ऐसे सुनिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? अब सम्मिलित ही नहीं है, तो चलिए कौन नहीं है? तो देखिए, उकाई ताप्ती नदी पर है, जो कि जीटी में था, गुजरात में था, ये हम पढ़े थे। जायकवाड़ी जो है, यही आपका जो है सही होगा, क्योंकि यही गलत है, क्योंकि स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है। ये हमारा जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है जी, महाराष्ट्र में है ना? मयूराक्षी की बात करें तो इसका बंगाल और झारखंड का क्षेत्र में है, और जो कि आपको मोर नदी कहिए या मयूराक्षी नदी पर है, तो ये भी आपका सही है। और एक है खड़कवासा वाशला जो है, ये मूथा नदी पर है, और ये भी हमारा जो है कहाँ है बता सकते हैं? तो महाराष्ट्र में है। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जान लीजिए, जायकवाड़ी परियोजना की बात करें तो ये महाराष्ट्र के कौन से जिले? औरंगाबाद जिले के में जो है गोदावरी नदी है, वहाँ पे स्थित है ये परियोजना। एक है खड़कवासा परियोजना, जो कि ये भी महाराष्ट्र की है, और ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित मूथा नदी पर स्थित है खड़कवासा परियोजना। ये क्लियर हो गया। औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना की अगर बात करें तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है, ये जान लीजिए। और मयूराक्षी जो परियोजना है, ये इसका लाभ अगर उठाए तो कौन उठाता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड, 2 राज्य लाभ उठाते हैं। उकाई परियोजना तो हम पढ़ लिए, गुजरात में तापी नदी पर जो है स्थित है। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, और ये जल संसाधन का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक जल विद्युत परियोजना है और राज्य है। तो हम जानते हैं कौन सम्मिलित नहीं है, तो शिव समुद्रम केरल, यही तो गलत है। शिव समुद्रम जो है हमारा के में है, कर्नाटक में है, इसलिए गलत हो गया। जवाहर सागर तो हम जान गए राजस्थान में। नागार्जुन, अर्जुन जहाँ है वहाँ कृष्ण नदी है, और कृष्ण है तो आंध्र भी होगा, अंधे भी होंगे, क्योंकि महाभारत में अंधे व्यक्ति मेन थे राजा, समझ गए? मतलब पट्टी लगी हुई थी, ऐसे याद कर सकते हैं। गलत अर्थ मत समझिएगा, ठीक है? बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोलता हूँ, क्योंकि महाकाव्य है भाई, उसका व्यंग नहीं कर सकते। चलिए, गांधी सागर है तो मध्य प्रदेश, एमपी है। क्लियर हो गया? तो चलिए, शिव समुद्रम की अगर बात करें तो ये कावेरी नदी है, और कावेरी नदी है तो ये कर्नाटक में है, ये हम जान गए, सही है। तो आगे शिव समुद्रम जो है आपको बताइए कहाँ बना है? तो कावेरी नदी पर, और है कहाँ? कर्नाटक में। जवाहर सागर की बात करते हैं तो चंबल नदी, गांधी सागर की बात करेंगे चंबल नदी, नागा अर्जुन सागर की बात करेंगे तो अर्जुन जहाँ वहाँ कृष्ण भी होंगे, कृष्ण मतलब कृष्णा नदी हो गया। तो जवाहर सागर की बात करें चंबल नदी, तो ये राजस्थान में है, इसका फायदा राजस्थान भी उठाता है, राजस्थान में ही है। और गांधी सागर तो हम जानते हैं एमपी में, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी तो आंध्र में होगा।
आंध्र प्रदेश में।